बिहार का पंचायती राज का जो ढांचा है वो उत्तर भारत के राज्यों में अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। इंप्लीमेंटेशन क्या है अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आइए उसको समझने की कोशिश करें। अगर उसकी तुलना उत्तर प्रदेश, हरियाणा जिसको आप बहुत अच्छा कह गए, या उत्तराखंड ले लीजिए, इन सबको ले लीजिए, तब वो चीजें समझ में आएंगी। मध्य प्रदेश की स्थिति एकदम अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1995 में जो दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी तो ग्राम स्वराज अभियान के रूप में जो 2001 में उन्होंने शुरू किया था 2000 में, उससे वहां पर एक नई ऊर्जा खड़ी हुई थी। ये अलग बात है कि बाद में उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन कुछ बहुत अच्छे प्रयोग हो गए थे वहां पर मध्य प्रदेश में, जिसकी ऊर्जा और जिसके प्रभाव अभी भी देखे जा सकते हैं। बिहार देश का वो पहला राज्य है जिसकी चर्चा आप कह रहे थे ग्राम कचेरी के रूप में, जिसने उस न्याय परंपरा को अभी भी सुरक्षित रखा है। वैसे तो अधिनियम में 9 राज्य हैं, 9 राज्य आज भी बचे हैं जहां पर न्याय पंचायतों के प्रावधान मौजूद हैं। उसमें आप जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 2 साल पहले खत्म कर दिया गया, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आपका बिहार। लेकिन जहां हिमाचल प्रदेश भी है, जहां बहुत एक्टिव तरीके से ये व्यवस्था लागू है, वो आपकी बिहार है। क्यों लागू है? बाकी जगहों पर यह था कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे उसमें से न्याय पंचायत के पंच जाएंगे और वहां सरपंच चुने जाएंगे और उसके आधार पर जाकर के वहां न्याय पंचायतें काम करेंगे। आपके यहाँ ऐसा नहीं था। आपके यहाँ ये तय कर दिया गया शुरुआती दौर में, जो सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई गई, कि जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम कचहरी का भी चुनाव कराएगा। ये अद्भुत प्रयोग था और उसी का कारण है कि बिहार में आज तक ग्राम कचहरियां भी गठित होती चली गई। आपको पता है बिहार की ग्राम कचहरी को इंडियन पेनल कोड की 40 धाराओं के झगड़े विवाद सुनने के अधिकार है, 40 धाराओं, और बहुत साफ उसमें कहा गया है कि इन 40 धाराओं में जो भी विवाद होगा वो विवाद न तो थाने जाएगा न मुंसब मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा। अगर थाने में जाता है या मुंसब मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है तो उसे ग्राम कचहरी को वापस कर। दूसरा, उस व्यवस्था का दूसरा पक्ष जो है, बाकायदा उसकी धारा 99 बहुत साफ कहती है आपके अधिनियम की, वो ये कहती है कि जो ग्राम कचहरी है, जो उसकी जो न्यायपीठ बनेगी, 5 लोगों की न्यायपीठें बनती है, सरपंच की और 4 पंच की, वो न्यायपीठें बनती है। और जो 4 पंच होते हैं उसमें से 2 पंच तो सरपंच नामित करेगा, लेकिन 2 पंच जो होंगे वो 2 पंच जो हैं, एक वादी चुनेगा, एक प्रतिवादी चुनेगा। वो कहेगा मेरी तरफ से ये पंच है, पंच उन्हीं पंचों में जो पंच वहां चुने उन्हीं में कहेगा ये मेरी तरफ से पंच होंगे, वो मेरी तरफ से पंच परमेश्वर की जिस परंपरा की बात कर रहे हैं। तो ये 5 पंचों की पीठ बनती है आपके यहाँ, और उस पीठ को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये कहा गया है अधिनियम में, विशेषाधिकार दिया गया है, कहा गया है कि इसका पहली जिम्मेदारी होगी कि ये लोगों के बीच समझौता कराने की कोशिश करें, और उस समझौता कराने के लिए कि ये सुलझ जाए, इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया विधि सम्मत। वो कोई भी प्रयोग कर सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है जो विधि सम्मत। बस इतना है कि विधि के विरुद्ध आप नहीं जाएंगे, कोई भी प्रयास कर सकती है, अर्थात प्राथमिकता ये है कि उसमें ये होना चाहिए। और कहता अगर ये नहीं हुई तब आप कार्यवाही शुरू करें, तब न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अर्थात तब बहस होगी, फिर वो होगा। और जिस वकील की आप बात कर रहे हैं, न्याय पंचायत ग्राम कचहरी में वकील नहीं होता, वो न्याय मित्र होता है। उसको वकील के रूप में नहीं रखा जाता। जिस वकील को कुछ मान दे देकर नामित किया जाता है वो न्याय मित्र होता है। उसका काम है कि कैसे सलाह देना, पहली चीज कैसे समझौता हो सके, दूसरा ये देना कि अगर कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है तो वही बताता है दोनों पक्षों को कि जो को ये कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको ये सजा हो सकती है, आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सरपंच को इतनी सारी जानकारियां नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सरपंच को कानूनी सलाह दे, कानूनी रूप से एडवाइस करे। वो वकील के रूप में किसी पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता और वहां वकील की आवश्यकता भी नहीं है।
तो वो तो बिल्कुल एकदम लोगों की वो है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे अध्ययन आए हैं, आप में से पता नहीं कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा, जो ग्राम कचहरियों को लेकर जो अध्ययन हुए, समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए, और उन अध्ययनों में ये साफ साफ दिखाया गया है कि गांव में जितने विवाद हो रहे हैं उसमें से 90% विवाद जो है वो समझौते द्वारा पंचायतें खत्म करा, जो वो ग्राम कचहरियां खत्म कर रही है। और 10% जिन पर वो जजमेंट न्यायिक प्रक्रिया में ले जाते हैं और उसमें जुर्माना लगा ग्राम कचहरी, जुर्माने में भी मतलब 10 अगर है तो 7% जो है लोग स्वीकार कर लेते हैं, जुर्माना भर देते हैं, जो सजा होती है उसको मान लेते हैं। 3% लोग होते हैं जो ऊपर की कचहरियों में जाते हैं, अर्थात मुंसम मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं। आप उठा के देख लीजिए अब तक की समीक्षाएं, उसमें यही आया है, रिसर्च यही आया है कि जो ऊपर के जजमेंट होते हैं उसमें भी 90% जजमेंट वही होता है जो ग्राम कचहरी तय होता है, उसी को वो करते हैं। ये लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मैं तो बहुत अध्ययन करने गया, कई सालों से मैं जा करके बिहार के गांवों में घूम घूम के ग्राम कचहरी का अध्ययन कर रहा हूँ, और मेरे ऐसे मित्र जो कभी मिनिस्टर होते थे, जो कभी वो जब मुझे ट्रेन पर मिल जाते थे जाते समय, कहाँ गए थे प्राण साहब, मैंने कहा आपके ग्राम कचहरी का अध्ययन करने। अरे मेरे बिहार में ग्राम कचहरी भी है, अच्छा ऐसा है ग्राम कचहरी, जो बहुत वरिष्ठतम पॉलिटिशियन आपके राज्य के हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पता जो अभी मैं कह रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें जमीनी स्तर पे है। दूसरी तरफ अभी जो आप कह रहे थे ना कि ये सारी चीजें नीचे सत्ता कैसे विकेंद्रित हो, अभी 2017 में आपके एक्ट में एक बहुत बड़ा प्रावधान हुआ, ये किया गया है कि ग्राम सभा, जिससे आप वार्ड कहते हैं, वार्ड सभा बनाई गई है आपके यहाँ, वार्ड सभा का प्रावधान किया गया है कि हर वार्ड के सारे मतदाता में कुछ लोगों को चुनेंगे, वार्ड सभा बनेगी, और जो वार्ड मेंबर है वही उसकी अध्यक्षता करेगा। सिर्फ वार्ड सभा ही नहीं बनाई गई, बल्कि उन्होंने किया है वार्ड स्तरीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति, जिसे प्रशासनिक और वित्तीय पावर दिया गया है। इसको लेकर मुखिया संघ ने बड़ा आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट तक उसने मुकदमे लड़े थे आपके राज्य के मुखिया संघ ने, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पक्ष में निर्णय दिया था, और वो आज की तारीख में लागू है वार्ड में। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, कभी इस पर डिटेल में, लेकिन अभी उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये सारी व्यवस्था के पीछे अगर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, जिनके लिए बनाया गया है, उन तक ये चीजें नहीं पहुंचाई जा सकेगी, उनकी भागीदारी को ठीक से नहीं तय किया जा सकेगा, तो ये सारी व्यवस्था जो है वो फिर बेकार जाएगी। और ये काम सरकारें कम करती हैं, ये काम सामाजिक संस्थाएं और समाज के लोगों की जिम्मेदारी पहली होती है। आज तीसरी सरकार अभियान जो हम लोग एक लोक अभियान के रूप में चला रहे हैं, उसके पीछे की मंशा ये है। और अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात यहाँ खत्म कर रहा हूँ, जो मैंने कहा था कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना 14वें वित्त आयोग से, ये वित्त आयोग भारत सरकार के वित्त आयोग से 2 लाख करोड़ रुपया 14वें वित्त आयोग में ये तय किया गया था कि ये पैसा सीधे ग्राम पंचायतों पे जाएगा, अनटाइड फंड होगा 2 लाख करोड़ रुपया। और 15वें वित्त आयोग में भी उससे कुछ परसेंटेज बढ़ा है कि ये पैसा जाएगा और वहां पर गांव खुद अपनी योजना बनाएगा, अर्थात गांव के लोग बैठ करके वार्ड के स्तर पर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे, उसकी बाकायदा गाइडलाइन है, समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे और चिन्हीकरण के बाद उसे सूचीबद्ध किया जाएगा, फिर ग्राम पंचायत उसकी एक सूची बनाएगी, फिर ग्राम सभा बैठेगी, ग्राम सभा में उसकी प्रायोरिटी तय की जाएगी, प्रायोरिटी तय होने के बाद उसके आधार पर टेक्निकल टीम बैठेगी और नियोजन समिति बनेगी, और वो नियोजन समिति जाकर के प्लान बनाएगी, और वो प्लान फिर से ग्राम सभा में जाएगा और ग्राम सभा उस पर अंतिम मोहर लगाएगी। ग्राम सभा उस गांव के प्लान को स्वीकार करेगी, उसका नाम है ग्राम पंचायत विकास योजना, जीपीडीपी कहते हैं, और उसकी मोहर अंतिम मोहर होगी। उसको देश की कोई भी सरकार नहीं बदल सकती, कोई किसी को अधिकार नहीं है। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है भारत की पार्लियामेंट को भी, तो वो ग्राम सभा से ही रिक्वेस्ट करेगी, क्योंकि ग्राम सभा वहां पर एक पार्लियामेंट के रूप में उस निर्णय को लेगी, उस योजना को बताएगी। लेकिन जमीन पर क्या है, हम में से ही तमाम लोगों को नहीं पता है, नहीं जानते अभी, कहीं भी ये नहीं। और हर गांव को करोड़ों रुपए मिले हैं इस बात में। 5 साल बीत गए, प्लान भी बने, प्लान इंप्लीमेंट भी हो गया, अब तो वेबसाइट बन गई है, चले जाइए, हर गांव का दिखाई पड़ेगा कितनी सड़क बनी, कितनी, लेकिन बने कहाँ? सिर्फ सड़कें बनी, नालियां बनी,
मानव विकास और सामाजिक विकास जो पंचायत के 29 सब्जेक्ट का 2/3 पार्ट है, उस पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि गांव वालों से कुछ पूछा ही नहीं गया। जहां ठेकेदारी हो सकती थी, कमीशन खोरी हो सकती थी, वही काम उसमें लिए गए। सेक्रेटरी और मुखिया ने बैठ करके, मुखिया को जैसे सेक्रेटरी ने समझा दिया, बन गया, ऊपर मुहर लग गई, डीएम साहब का आदेश आ गया। गांव के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अगर वो नहीं होगा, नीचे तक कौन ले जाएगा? क्या सिर्फ सरकारों के बल पर सोचेंगे या समाज की? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पंचायत की आपके यहाँ कमेटियां, 6 कमेटियां हैं, कमेटियां ही इंप्लीमेंटेशन का काम कर। फिर एक बार याद दिलाएं, ग्राम मुखिया या ग्राम प्रधान को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ये नहीं कि ऊपर से नहीं, मतलब जो अधिकार मिला है उस अधिकार में भी उसको कोई विशेषाधिकार नहीं है। सारा अधिकार ग्राम पंचायत को है, सारे अधिकार ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं। और ग्राम पंचायत का मतलब मुखिया अकेले नहीं होता, ग्राम पंचायत का मतलब सारे मेंबर्स और मुखिया मिला करके होता है। पंचायत एक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है। उसको संवैधानिक संस्था के रूप में खड़ा करने की जिम्मेदारी, या उसके लिए उस तरह के लोग खड़े करने की जिम्मेदारी समाज की भी जिम्मेदारी है, और वो हम लोगों को निभाना होगा, तभी सच्चा पंचायती राज लौट करके आएगा। बहुत 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 इंफॉर्मेटिव डिस्कशन था सर। बहुत कुछ जानने का मौका मिला। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोग अपने स्थानीय सरकार के बारे में नहीं जानते थे। तो कुछ जो सवाल आए हुए हैं ऑडियंस से पूरे डिस्कशन के दौरान, मैं बारी बारी से सबको पढ़ते जाता हूँ। और एक्सपर्ट्स खासकर चंद्रशेखर प्राण साहब से अनुरोध है कि सबका जिज्ञासा सबकी शांत करें। पंचायती राज के बारे में है कि क्या हमारे सामाजिक ताने बानों को पंचायती राज कानून आने के बाद से कुछ क्षति पहुंची है? क्या इससे कास्टिज्म और कम्युनलिज्म जैसी चीज़ें बढ़ी हैं? क्या क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं लोकल, वो कुछ एम्पावर हुए हैं इससे? क्या इसके बारे में आपको क्या मानना? एक तो कास्टिज्म कम्युनलिज्म के बढ़ने के बाद, क्रिमिनल्स को के एम्पावर हो जाने के बाद जनता के साथ साथ फिर हम लोग रूरल कैसे अपने पंचायत को अकाउंटेबल बना सकते हैं? कैसे क्या पंचायत जो है सो आरटीआई के अंदर कवर्ड है? जो मेजर स्कीम्स जो अभी फिलहाल पंचायत बिहार में देखते हैं या पूरे देश भर में देख रही हैं, उनके बारे में फिर अच्छा, फिर एक नीलेश जी का वक्तव्य है कि ज्यादा लेयर ऑफ गवर्नमेंट से क्या नागरिक अधिकार की क्षति होती है या लोकल गवर्नमेंट से, और क्या हमारे ऊपर मतलब हमारे फ्रीडम पे अंकुश लगता है? कुछ इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। तो ये सब बातों पर फिर आगे और भी सवाल है सर। बहुत बढ़िया सवाल है। जो पहला है सामाजिक ताने बाने का टूटना। मैं जयप्रकाश नारायण जी का एक आपको संदर्भ देना चाहूंगा। जिस समय पंडित नेहरू का पंचायती राज इस देश में शुरू हुआ था, 1962 के आसपास की बात है, 61-62 की, राजस्थान का ही एक कार्यक्रम था जिसमें जयप्रकाश जी ने लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, उन्होंने 3 चीजें कही थी पंचायती राज के लिए। कहा था कि पंडित जी, ऐसे पंचायती राज जमीन पे नहीं उतरेगा, उसके लिए 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, जयप्रकाश जी ने कहा था कि इस पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे, पूरी तरह से संविधान की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, अनुच्छेद 40 से निकाल करके सीधे संविधान की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। दूसरा, जो आप लोग कह रहे थे कि इसको वित्तीय स्वायत्तता देनी, ये जयप्रकाश जी की डिमांड थी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिस पर आपने सवाल था, उन्होंने कहा कि बहुमत आधारित चुनाव पद्धति के आधार पर अगर पंचायतों के चुनाव हुए, ये जयप्रकाश जी के शब्द हैं, बहुमत आधारित चुनाव पद्धति पर जैसे एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं, अगर उस तरह ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए तो जातियों और वर्गों में बटा हुआ भारत का गांव समाज नष्ट हो जाएगा। ये जयप्रकाश जी का कथन था, बहुत सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा, और जिसके परिणाम आप देख रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का गांव समाज, जेपी ने और भी कहा था कि भारत का गांव समाज दुनिया के गांव समाज से अलग है, ये एक सामुदायिक समाज है, कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी। दूसरा शब्द दिया था कि सेंद्रिक समाज है। सेंद्रिक समाज वो है
जिस समाज को एक आकार दिया जा सके। ये बालू का ढेर नहीं है, ये समाज के जो लोग हैं बालू का ढेर नहीं है। जेपी ने कहा था कि जो कभी जुड़ती ही नहीं, बालू का एक कण दूसरे कण के साथ नहीं जुड़ता। वो कहते थे ये मिट्टी का वो कण है जो थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है, प्यार की नमी, सद्विचारों की नमी, सद संबंधों की नमी, तो ये जुड़ जाता है और फिर इसको कोई आकार दे देती है आप। ये सेंद्रिक समाज है जो एक आकार ले लेता है बालू का ढेर। और इस समाज को तोड़ करके ये जो बहुमत आधारित चुनाव पद्धति है, ये असेंद्रिक समाज के अनुकूल होती है, सेंद्रिक समाज के अनुकूल नहीं। और परिणाम आप देख रहे हो ना, आज ये है कि पत्नी पति को कहा जाता है कि मत बताना कि तुम कुछ को वोट दो, पति पत्नी को नहीं बताता। भाई मतलब यहाँ कोई रिश्ता रह ही नहीं गया चुनाव, सारे रिश्ते सिर्फ आप मतदाता रह गए बस, न भाई रह गए, न बहन रह गए, न पिता, जो भारतीय समाज की ताकत थी। तो ये जरूर टूटा है, सामुदायिकता टूटी है इस देश की, जबकि पंचायत ने ही सामुदायिकता को बनाने और बचाने का काम किया शताब्दी से। जो अभी हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे, उस हरियाणा की उन पंचायतों ने समाज को बचाने का काम। आज ठीक है कुछ खाप पंचायतों के कुछ गलत उदाहरण मिल जाते हैं, लेकिन मुद्दा देखिए, जो इकबाल कहता है कुछ खास बात थी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यही खास बात थी कि जो सहजीवन और सहअस्तित्व का दर्शन था इस देश की संस्कृति का, उसको अगर किसी ने बचाया है, परिवार और पड़ोस। परिवार जो है वो सहअस्तित्व है, पड़ोस सहजीवन है। तो परिवार और पड़ोस को 5000 सालों तक किसी ने बचाया है, तो इसी प्रणाली ने बचाया, इसी जीवन दृष्टि ने बचाया। तो टूटा है सामाजिक, इसके लिए ये करना होगा, ये ऐसे नहीं ठीक होगा। और अगर सामुदायिकता नहीं रही तो ग्राम सभा क्या बैठी? ग्राम सभा तो सामुदायिकता का पंचायत है ना। ग्राम पंचायत तो हो जाएगी, वो 12 लोगों की कानून पर हो सकती है, लेकिन ग्राम सभा तो समाज का हिस्सा है ना। और इसीलिए ग्राम सभा सर्वोच्च है और सबसे अलग है ग्राम सभा। लेकिन वो ग्राम सभा बचेगी कैसे, बैठेगी कैसे? सामुदायिकता नष्ट हो जाएगी। और इस सामुदायिकता को कभी कोई सरकार नहीं बना सकती, समाज बचाएगा, संस्कृति बचाएगा। और इसीलिए जो आप करें, ये चिंता आपकी सबसे बड़ी है। और इसके लिए चुनाव पद्धति को भी बदलना पड़ेगा। कैसी चुनाव पद्धति हो, ये चर्चा जेपी ने, गांधी ने, विनोबा ने, इन सबने कई वैकल्पिक चुनाव पद्धतियों को सुझाया है। हम कहते हैं उनके समय की थी, उन्होंने सोचा होगा। आज की चुनौतियां और 70 साल, हम 72 साल के लोकतंत्र में जहां चल करके आ गए हैं, संसदीय लोकतंत्र में, और संसदीय लोकतंत्र की तो ये सहज बुराइयां हैं, जिसे मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरह जानते हैं। जो ये पैसे की ताकत, ये बल, ये सिर्फ हिंदुस्तान में, ब्रिटेन में तो गांधी के हिंद स्वराज्य में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो व्याख्या की गई और संसदीय लोकतंत्र को जो व्याख्या की गई, आप सब लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। इसीलिए गांधी का जो मैं कह रहा था वैकल्पिक संविधान था, उसमें राजनीति का तो राजनीतिक दलों का तो कोई नहीं था। और सिस्टम जो गांधी ने बनाया, कभी मौका मिले तो गांधी के उस वैकल्पिक संविधान को जरूर देखिएगा। और वहां पर पूरी तरह से इस तरह का कि कैसे नीचे से ऊपर तक सत्ता जाएगी, कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, बहुत तार्किक तरीके से इसको रखा गया। तो कहीं ना कहीं एक नए प्रयास की जरूरत है। ये सामान्य प्रयास की इसमें जरूरत, ये बहुत ही मौलिक सवाल था आपका। एक चीज तो ये जो आपने कहा, जो बदलने की, गांव में ठीक है आरटीआई बड़ा है तो थोड़ी आरटीआई, लेकिन आरटीआई गांव पंचायत में आरटीआई क्या, आरटीआई पारदर्शिता के लिए थी ना। अगर ग्राम सभा और वार्ड सभा ठीक से होने लगे तो कोई अपारदर्शिता रह जाएगी क्या? सारी योजना तो फिर ग्राम सभा में बनेगी। हर व्यक्ति ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य होता है, हर मतदाता, तो उसे सब पता है। और हर पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी मतदाता किसी समय भी जा करके पंचायत के रिकॉर्ड को देख सकता है, ग्राम सभा का। ये उसको कानूनन अधिकार है। वार्ड मेंबर को तो है ही है निरीक्षण का, कोई भी जा करके ग्राम सेक्रेटरी को से पूछ सकता। आरटीआई बहुत पहले से लेकिन अब दिक्कत यह है कि लोगों को पता नहीं है। पता भी है तो जो जिनके हाथ में है वो इतने ताकतवर हैं कि वो उसको भगा देंगे, डांट देंगे, चला जाएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे तरह के मूवमेंट की जरूरत है, जो बार बार कह रहे हैं। सिर्फ कागज पर पंचायती राज आ जाने से पंचायती राज नहीं हो जाएगा। उसके लिए नीचे से जो प्रयास थे, लोगों की जिस सशक्तिकरण की आवश्यकता थी, वो बहुत जरूरी, तभी जाकर ये सवाल हल हो सके। बहुत सारे लेयर बनेंगे तो नागरिक अधिकार छिन जाएगा, ये तो ठीक उल्टी बात हो रही है भाई। आप अगर दिल्ली और लखनऊ में कौन सा नागरिक अधिकार नहीं पाते,
उस सत्ता में आपका सारे अधिकार तो उन्होंने सुरक्षित कर रखे हैं ना, जैसा चाहते हैं उसे घुमाते हैं। निर्णय का अधिकार तो उनके पास सुरक्षित है। ये जितने लेयर बनेंगे, निर्णय का अधिकार, विकेंद्रीकरण उतना नीचे तक आएगा। और गांधी के उस संविधान में तो ये था कि पहले गांव पंचायत ये तय करेगी कि कितना, सारा पहले सर्वाधिकार सुरक्षित उनके पास होगा, उसमें था। गांव तय करेगा कि कितना काम वो कर सकता है, ग्राम पंचायत जितना कर सकेगा गांव, ग्राम सभा उतना वो खुद ले लेगी, फिर जो बचेगा उसको ब्लॉक पंचायत देगी। ब्लॉक पंचायत उसमें से तय करेगा कितना कर पाएगा, जो बचेगा वो जिला पंचायत को देगी। जिला पंचायत जितना कर पाएगा वो करेगा, जो बचेगा वो प्रांतीय पंचायत, प्रांतीय पंचायत से जो बचेगा वो अखिल भारतीय पंचायत सरकार में जाएगा। अभी तो ऐसा है कि जो जूठन है वो आ रही है नीचे, ठीक है। पहले तो ये था कि नीचे से ऊपर सत्ता जाए। तो ये जो नागरिक अधिकार यहाँ ज्यादा सुरक्षित हो, लेकिन उस पर ऐसा नहीं है कि इस तरह कह देने से नहीं, बहुत ही विचारणीय विषय है ना। उसके लिए पूरे के पूरे तार्किक तरीके से सारे सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो रिसर्चर है, जो विद्वान है, जो समाज के बारे में ठीक से सोचते हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सबको जुटकर इसके लिए प्रयास करना होगा। पंचायती राज सिर्फ सरकार के बलबूते नहीं चलेगा, चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, उनकी एजेंसी बन करके और उनके ठेकेदारी प्रथा में चलेगी, या चल रही है, ठीक है, चल रही है। विलेज डेवलपमेंट प्लान हम अपने गांव का कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया क्या होगी? दो तरह से। एक तो अब तो विलेज डेवलपमेंट प्लान ही नहीं, वार्ड डेवलपमेंट प्लान आप बना सकते हैं। बिहार में तो हो गया है, जब वार्ड सभा बन गई, बिहार ही नहीं, आप केरल जो सबसे बेहतर परिणाम दे रहा है इस समय पंचायती राज का, पश्चिम बंगाल भी उसमें काफी है। वहां पर जिसको वार्ड सभा कहते हो, पश्चिम बंगाल में उसको ग्राम संसद कहते हैं। वहां पर भी ग्राम सभा जो है केरल में छोटे छोटे जगहों पे बैठी हुई है, मतलब एक बस्ती जिसको आप बोलते हैं, उसमें ग्राम सभा, जहां जाकर के प्लानिंग होती है वहां का। तो अभी जो बिहार ने भी उस दिशा में कदम उठाया है ग्राम सभा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पर जो आपके लिए कदम उठाया गया है, सरकारी सोच से किसी ब्यूरोक्रेट ने या पॉलिटिशियन ने उठाया, वो अपना इंटरेस्ट उसमें देख रहा है आज की तारीख में, लेकिन उसमें से समाज का इंटरेस्ट क्या निकलेगा, गांव का इंटरेस्ट कौन देखेगा, वो कोई देखने वाला नहीं है ना। इसलिए गांव का इंटरेस्ट जब उसमें से देखा जाए, वहां गुंजाइश है गांव के इंटरेस्ट, लेकिन जब कोई देखने वाला होगा तब ना, उस दिशा में काम करने वाला होगा तब है। अभी जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी चीजें 14वें और 15वें, दो चीजें आपने बताया था, जिला योजना समिति। जब ये कहा गया कि आर्थिक विकास, तो 74वें संविधान संशोधन में, 73वें में जिला योजना समिति का उल्लेख नहीं है, 74वें में जाकर के जिला योजना समिति का उल्लेख हुआ है। और ये हुआ है कि पहले गांव पर प्लान बनेगा, गांव के प्लान को कंपाइल करके फिर ब्लॉक का प्लान बनेगा, ब्लॉक पंचायत का प्लान बनेगा, ब्लॉक पंचायत के बाद जिला पंचायत का प्लान बनेगा, और दूसरी तरफ नगर के वार्ड का प्लान बनेगा। आप जानते हैं नगर पालिका एक्ट में क्या है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। नगर पालिका एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ है जब वार्ड समितियों का प्रावधान किया गया है, और उसमें बाकायदा निर्देश दिया है कि राज्य का विधानमंडल ये तय करे कि वार्ड समितियों का क्या स्ट्रक्चर होगा, वार्ड समितियों को क्या पावर होगा, और वार्ड समितियां किस तरह से काम करेंगी। इस मामले में झारखंड राज्य सबसे अग्रणी है। झारखंड राज्य ने क्या बनाया है, हर बूथ लेवल पर, शहरी क्षेत्र में बता रहा हूं, समझना होगा, हर बूथ लेवल पर उसने क्षेत्रीय कमेटी बनाई, क्षेत्रीय कमेटी बूथ लेवल पर। उसके बाद उसके अध्यक्षों को मिला करके उसने वार्ड लेवल की कमेटी बनाई, और पहले जो भी प्लानिंग होगी शहरी क्षेत्र में, क्षेत्रीय कमेटियां करेंगी बूथ लेवल पर बैठकर, सारे मतदाता उसमें शामिल, और वही प्लान जाएगा उस ऊपर के लेवल पर, वार्ड के, और वार्ड जो प्लान बनाएगा वो जाकर के नगर पालिका के प्लान का हिस्सा बनेगा। तो ये कहा गया। ठीक इसी तरह अभी मैं जब इस पे, तो उधर से प्लान बन करके आएगा, नगर पालिका का प्लान हो जाएगा, नगर पालिका लेवल का प्लान, और इधर का जो प्लान होगा जिला पंचायत का प्लान होगा। जिला पंचायत के प्लान को और नगर पालिका के प्लान को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा। और ये डिस्ट्रिक्ट, और कहा गया है संविधान ने कि आगे आने वाले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का कोई भी काम जिला प्लान के बाहर का नहीं होना चाहिए।
और आज सारी सरकारें, राज्य सरकारें घोषणा करती हैं कि हम जो काम कर रहे हैं जिला प्लान के अंतर्गत कर रहे हैं, लेकिन जिला प्लान में जनता की कोई भाग नहीं। सच्चाई ये है कि बस कागज पर है और किसी को पता ही नहीं है ठीक से उस सिस्टम। दूसरी तरफ इसकी असफलता को देखते ही भारत सरकार ने यह तय किया कि हम सीधे ग्राम पंचायतों को फंड दें। अर्थात फाइनेंस कमीशन ने यह तय किया 14वां वित्त आयोग जो है वो 14 से पहले था, ध्यान रखिएगा 2014। अर्थात वो जो रिकमेंडेशन आई थी, इस गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आप नहीं कह सकते, इनकी वो पहले से बन गया था। 14 में तो उसका रिजल्ट वो आ गया था, रिपोर्ट आ गई, 15 से लागू हो गई थी 14वां वित्त आयोग की। तो 14वें वित्त आयोग में बाकायदा जो गांव को दिया गया, उसमें जो अभी मैंने बताया कि ग्राम स्तर पर, वार्ड के स्तर पर समस्याओं का चिन्हीकरण होना और अनटाइड फंड। लेकिन एक चीज दे दिया राज्य सरकार को उसमें भी कि राज्य सरकार वित्तीय मॉनिटरिंग करेगी, फाइनेंस की मॉनिटरिंग करेगी और उसका एक सिस्टम डेवलप करेगी। ठीक है, वो स्वाभाविक था कि गांव में उसके नाम पर पूरी तरह से नियंत्रण रख लिया गया है, क्योंकि नीचे किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये कई तरह की चीजें हैं जो ये प्लान की। दूसरा, जहां जहां वार्ड सभाएं हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में वार्ड सभा है, राजस्थान में वार्ड सभा है, उड़ीसा में वार्ड सभा है, आपके अब बिहार में भी वार्ड सभा है। जहां जहां वार्ड सभाएं हैं उनका यही है कि पहले वार्ड के लेवल पर सोशल ऑडिट भी वार्ड करेगा, वार्ड के लेवल पर प्लान बनेगा, वार्ड के लेवल पर निगरानी होगी, सारा कुछ वो सारे पावर जो ग्राम सभा को है वार्ड सभा, और वार्ड सभा से जो प्लान बनेगा वही ग्राम सभा में जाकर के विचारणीय होगा और वहीं पर फिर ग्राम सभा उस पर सामूहिक मुहर लगाएगी। तो ये कागज पर सब कुछ हो गया है अधिनियम में, लेकिन उस अधिनियम को, जैसे मैंने कहा, अधिनियम में हो जाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर नियमावली बनी क्या, और नियमावली बनी तो क्या उस तरह के आदेश निर्देश जारी किए गए क्या। तो प्लानिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन इस पर और गंभीर चर्चा का ये विषय है। बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, विद्वान लोगों के साथ बात करने की बहुत आवश्यकता है। अगर ग्राम सभा 4 बार नहीं बैठती है सर साल में, तो क्या कर सकते हैं ग्रामीण लोग? वो है, ग्राम सभा सामान्यतः मुखिया को बुलाने का अधिकार है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया बुला सकता है, और अगर इसके बावजूद अगर लोगों को ये जरूरत पड़ती है कि ग्राम सभा बुलाई जानी चाहिए किसी विषय पर, तो उसमें संख्या तय है। ठीक है, जितना कोरम होता है लगभग उतनी की संख्या तय है कि उतने लोग अगर हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव दे देते हैं कि ग्राम सभा बुलाई जाए, तो प्रधान जी को मुखिया जी को बुलाना होगा। अगर मुखिया नहीं बुलाता तो जिला के स्तर पर एक उसके लिए निहित प्राधिकारी है, विहित प्राधिकारी जो भी तय हुआ है, उस प्राधिकारी को भेजेंगे, उसको बुलाना अनिवार्य। और हरियाणा में तो है कि अगर नहीं बुलाता 2 बार तो उस सरपंच का उसी दिन से कार्यकाल खत्म माना जाएगा। वहां तो ये भी प्रावधान लिखा हुआ है। तो व्यवस्थाएं सारी हैं, लेकिन उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लोगों में जागरूकता चाहिए, लोगों में जो सद्भाव, जो कहते हैं सामुदायिकता चाहिए। ये इंडिविजुअल एक मतदाता सोचेगा गांव का नागरिक ना, तो कुछ नहीं कर सकता। वो जो समुच्चय और सामाजिक प्रयास हो, और सामाजिकता ही तोड़ दी गई है इस समय, सामुदायिकता जिसका आपने पहला सवाल उठाया था। तो विसंगतियां बहुत हैं, बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन संभावनाएं भी इसी